कांग्रेस का एटीएम कहां है? क्या मोदी को पता है? क्या राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं? क्या उनका जेल जाना तय है? सियासत में आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल के लिए देखिए आज की बात रजत जी के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मानहानि के केस में लोअर कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। राहुल ने कहा था सभी चोर मोदी क्यों होते हैं, इसी की सजा मिली। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो डर जाए वो मोदी हो ही नहीं सकता। विरोधी दल मिलकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये जान लें जिन जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा किया। मोदी का दिन रायपुर से शुरू हुआ। यहां उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। हालांकि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए मोदी ने कोई सियासी बात नहीं की। इस सरकारी कार्यक्रम को खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक रैली को एड्रेस किया और वहां लोगों को बताया कि कांग्रेस का पंजा कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों के हक पर डाका डाल रहा है। मोदी ने कांग्रेस की गारंटीज का जिक्र किया, चुनाव से पहले किए गए कांग्रेस के वायदे याद दिलाए, लोगों से पूछा कितने वादे पूरे हो गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी लागू करने का वादा किया था। मोदी ने कहा सत्ता में आने के बाद शराबबंदी लागू करने के बजाय कांग्रेस ने शराब के सिंडिकेट को और मजबूत कर दिया, शराब को काली कमाई का सोर्स बना दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब के जरिए जो पैसा आया वो कांग्रेस के नेताओं की जेब में गया। इतने बड़े पैमाने पर पैसा बनाया गया और इसी चक्कर में 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर फॉर्मूला को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का
शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं में एक फर्क है। जहां जाते हैं पूरा होमवर्क करके जाते हैं, कौन से मुद्दे उठाने हैं, कहां हमला करना है, कहां चोट पहुंचानी है, उन्हें अच्छी तरह पता होता है। इसीलिए उन्होंने रायपुर में शराब घोटाले का जिक्र डिटेल में किया, बार बार किया। शराब घोटाले के केस में कई अफसर और नेता ईडी के शिकंजे में हैं। मोदी ने कहा कि करप्शन कांग्रेस की गारंटी है, लेकिन देश के लोगों ने उन्हें करप्शन को मिटाने के संकल्प के साथ भेजा है। वो लगातार इसी संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। कांग्रेस इसीलिए परेशान है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशनखोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसके बाद मोदी ने विरोधी दलों की एकता की कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा, करप्शन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है उसका असर दिखाई देने लगा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब साथ आ रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, अब वो गले मिल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मोदी विरोधी दलों के एक होने से डर जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं जो डर गया वो मोदी हो ही नहीं सकता। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों,
कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। जिस तक मोदी रायपुर में कांग्रेस पर, कांग्रेस की सरकार पर, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल पर अटैक कर रहे थे, उस वक्त भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन भूपेश बघेल का सारा ध्यान मोदी की स्पीच पर था। उन्होंने एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट किया और जैसे ही मोदी का भाषण खत्म हुआ तुरंत रिएक्ट भी किया। भूपेश बघेल ने सीधे सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी हर बात पर झूठ बोलकर गए हैं। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना मोदी की आदत है। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी। तो ये दूसरी झूठ। तो धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ, तो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। पहले तो हम लोग दूर से सुनते थे प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोलते हैं 15-15 लाख दूंगा, है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या की नगरी में आग वो झूठ परोस के गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नए नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने टीएस सिंहदेव भी सामने आए। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, छत्तीसगढ़ में करप्शन हो रहा है, तो कार्रवाई करने से किसने रोका है? मोदी जांच करा लें। अब तक किसी मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? टीएस सिंहदेव ने कहा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मोदी ने चुनावी भाषण दिया, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस करप्शन बात जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस तो एक संस्था है, संस्था करप्ट कैसे हो सकती है? करप्ट होगा तो कोई व्यक्ति होगा। और मोदी जी ने जिन बातों को कहा, उसके पहले छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का स्कैम हुआ था, छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का पीडीएस का स्कैम हुआ था। 3 करोड़ 62 लाख रुपए नगद कार्यालयों से बरामद हुए थे, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? तो ये एक तरफा कार्रवाई करने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास, अनैतिक प्रयास। ठीक है, हम लोग अपने रास्ते पे जनहित के काम में लगे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। कांग्रेस के नेताओं की बातों से एक बात तो साफ है, उनके पास मोदी के आरोपों का जवाब नहीं था। और जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि मोदी हवा में नहीं बोलते, पहले पूरा होमवर्क करते हैं, फिर आईना दिखाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी ने आज जिन योजनाओं का उद्घाटन किया वो 17 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त अप्रूव हुई थी, इसलिए मोदी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पूछा, कांग्रेस के जमाने में क्या ये दिक्कत नहीं थी? योजनाएं बनती थी, फिर अप्रूव होती थी, शिलान्यास होता था, लेकिन योजनाएं कभी पूरी नहीं होती थी। आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ उनमें से कुछ मनमोहन सिंह के जमाने में जरूर बनी थी, उसके बाद 8 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। आज बीजेपी के लोगों ने पूछा, अगर मोदी ने उन्हें पूरा किया तो क्या उसका क्रेडिट मोदी को नहीं मिलना चाहिए? जहां तक करप्शन का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले और कोयला घोटाले की चर्चा खूब हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग जेल में भी हैं। आज मोदी ने उसका जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसकी बात नहीं की। आज मोदी के भाषण से लगा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शन में करप्शन को बड़ा इशू बनाएगी। गौर करने वाली बात यह कि आज मोदी ने कांग्रेस पर सीधे हमले किए,
लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स की प्रतिक्रिया नहीं आई। उसकी वजह भी समझ में आती है। आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी के चक्कर में उलझे हुए थे, क्योंकि मानहानि के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने मानहानि के केस में लोअर कोर्ट से सुनाई गई 2 साल की सजा को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को इस वक्त सही बताया, सजा रद्द करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कमेंट किए। फैसले में कहा गया कि राहुल गांधी के केस में लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था सही है, न्याय संगत है। उस फैसले में हाई कोर्ट को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक रैली में कहा था कि सारे चोरों के नाम के आगे मोदी क्यों लगा होता है, सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। इससे पूरे मोदी समाज को गाली मानकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी ने पहले सेशन कोर्ट में अपील की, वहां अपील खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। आज हाई कोर्ट ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में साफ साफ कहा, इस केस के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह के 10 और मुकदमे पेंडिंग हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जो इस केस के बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए, इसलिए राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कोर्ट ने भी राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राहुल बेबुनियाद ग्राउंड पर राहत चाहते हैं। उन्होंने जो बात कही वो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का नैतिक भ्रष्टाचार था। अदालत ने कहा कि आज राजनीति में शुचिता वक्त की जरूरत है। नेता स्वच्छ छवि वाले और बेदाग होने चाहिए। मानहानि बहुत गंभीर मामला है, इसलिए राहुल की अर्जी को खारिज करना उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो राहुल ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जेल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। राहुल इस मामले को लेकर अब तक जो भी कह रहे थे उन सारी बातों को जोड़कर एक वीडियो बनाया गया और राहुल ने उसे ट्विटर पर पोस्ट किया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। ये जो वीडियो आपने देखा इसे कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैसेज देना था, पार्टी की लाइन तय करनी थी। इसके बाद देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताया। बीजेपी पर राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश का इल्जाम लगाया। प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखी, कहा कि सरकार कितना भी जुल्म कर ले लेकिन राहुल की आवाज बंद नहीं कर पाएगी और राहुल आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के वकीलों की टीम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी कर रही है। जजमेंट पढ़ने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले में कई गलतियां थी। उसी तरह हाईकोर्ट के फैसले पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी व्यक्ति को एक बयान को लेकर मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी गई। राहुल गांधी के केस में ऐसा क्यों हुआ? उन केसेस को आधार बनाकर राहुल की सजा को बरकरार रखा गया जिसमें उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। राहुल के खिलाफ बीजेपी के नेता ने केस किया, इसलिए यह राजनीति से प्रेरित मामला था और फैसला भी उसी लाइन पर है। सिंघवी ने कहा उन्हें तो पहले से ही इस तरह के फैसले की आशंका थी। उन्हें पूरा यकीन है कि राहुल को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, राहत मिलेगी। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की
जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इस मामले में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता और बड़े वकील रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को कोर्ट पर हमला करने के बजाय राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि वो इस तरह के बयान देने से बचें जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर राहुल माफी मांग लेते, अपना बयान वापस ले लेते तो ये स्टेज ही ना आती। लेकिन राहुल अहंकारी हैं, खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, इसलिए उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा। इससे न सरकार का कोई लेना देना है, न बीजेपी का, मामला कोर्ट का है। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। आजकल विरोधी दलों की कई पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। इनमें से एक जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह सब बीजेपी का खेल है। बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कौन खास बात है? ये कौन खास बात है? बात कर रही है बीजेपी। अरे तो इस लोकतंत्र बीजेपी कहाँ देख रही है? लोकतंत्र तो बीजेपी खत्म कर रही है। बीजेपी अगर रहेगा कुछ दिन तो इस देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिल्कुल अलग तरह की बात कही। केसी त्यागी ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना तो ठीक नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि सांसदों और विधायकों से जुड़े ऐसे मामलों का फैसला अदालतों में न हो। ऐसे मामलों में फैसला स्पीकर को करना चाहिए। हम अदालत के फैसलों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं, यद्यपि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हो। हम चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों के चाल चलन को लेकर के जितनी भी याचिकाएं हैं वो हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के स्पीकर्स के पास ये फैसला होना चाहिए कि वो हमारे कंडक्ट के बारे में फैसला करें, अन्य किसी एजेंसी के द्वारा नहीं। ये बात सही है कि राहुल गांधी को मानहानि के इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मानहानि के ज्यादातर केसेस में लोग अपना बयान वापस ले लेते हैं, खेद जता देते हैं, माफी मांग लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है।
अरविंद केजरीवाल ने 3 मामलों में माफी मांगी, उन्हें सजा नहीं हुई, मामला खत्म हो गया। राहुल गांधी ने खुद राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी के लिए लिखित तौर पर माफी मांगी थी। गलती सबसे होती है, हो जाती है। इस केस में राहुल को लोअर कोर्ट ने ऑप्शन दिया था, कहा था वो बयान वापस ले लें, माफी मांग लें या फिर मुकदमे का सामना करें। राहुल जिद पर अड़े रहे, कह दिया जेल चला जाऊंगा लेकिन न बयान वापस लूंगा न माफी मांगूंगा। और फिर जब लोअर कोर्ट का फैसला आया, सजा हो गई, तो कहा वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग ले, गांधी हैं, गांधी माफी कभी नहीं मांगता। राहुल की इसी जिद के कारण यह मामला इतना बड़ा बन गया। उनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली गई, घर चला गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें समझाया था, इस तरह के मामलों में खेद व्यक्त करने से काम बन जाता है, मामला खत्म हो जाता है, केस वापस हो जाता है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, किसी की नहीं सुनी और उनके चक्कर में मुसीबत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ी। जब कांग्रेस के नेता राहुल की सजा के लिए बीजेपी को दोषी ठहराए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके थे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी। गोरखपुर में 498 करोड़ रुपए की लागत से पुराने रेलवे स्टेशन की जगह नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। मोदी गोरखपुर में ऐतिहासिक गीता प्रेस भी गए। 100 साल पहले स्थापित हुए गीता प्रेस में मोदी ने चित्रलीला मंदिर देखा। यहां पिछले 100 साल के सफर की प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम दुर्लभ चित्र और किताबों के पांडुलिपियां रखी गई हैं। 100 साल में गीता प्रेस ने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवद गीता, रामचरितमानस और कल्याण जैसी धार्मिक किताबों की करीब 93 करोड़ प्रतियां छापी हैं। रामचरितमानस और गीता को तो गीता प्रेस ने ही घर घर तक पहुंचाया है। गीता प्रेस बिना किसी मुनाफे के सस्ती दरों पर धार्मिक पुस्तकें छापती है। इसी साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। सम्मान राशि के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि को भी गीता प्रेस ने लेने से इनकार कर दिया था। एक बात और बतानी है, महात्मा गांधी भी गीता प्रेस से हर महीने छपने वाले कल्याण में लिखते थे। गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण में विज्ञापन न छपें। गीता प्रेस आज तक गांधी जी के उस विचार का पालन कर रही है। आज भी कल्याण मैगजीन में विज्ञापन नहीं छापे जाते। इसलिए आज मोदी ने कहा कि सच्चे अर्थों में गीता प्रेस जैसे संस्थान ही सनातन की सेवा कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दुनिया भर में फैला रहे हैं। मोदी आज जब गीता प्रेस में गए तो नंगे पांव थे। सम्मान की भावना के तहत उन्होंने अपने जूते बाहर उतारे। इसके बाद मोदी ने कहा उनकी सरकार गुलामी की मानसिकता को खत्म करके अपनी विरासत को बचाने के लिए आधुनिकता के साथ साथ कदम मिलाकर चल रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर का विकास इसका उदाहरण है। मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में
अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। गोरखपुर से मोदी काशी पहुंचे। जब मोदी वाराणसी पहुंचे तो जबरदस्त बारिश हो रही थी। काशी में मोदी ने 12,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद यूपी के 1.25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के लोन के चेक दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की चाबियां लोगों को सौंपी। यूपी में 1,60,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटने की शुरुआत की। मोदी ने कहा उन्होंने गरीबी को देखा है, गरीबी को झेला है। आज गरीब का बेटा ही गरीब के दर्द को समझ रहा है। उनकी सरकार गरीबों के सपने पूरा कर रही है। मोदी ने कहा पिछली सरकारों में गरीबों का हक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने सिस्टम को सुधारा है, दलालों की दुकानें बंद कर दी हैं। इसका फायदा गरीबों को मिल रहा है। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। आज पहले रायपुर में और फिर वाराणसी में मोदी ने 2 बातों पर जोर दिया। पहली तो ये कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो डरने वाले नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो विरोधी दल ईडी और सीबीआई के नाम पर मोदी विरोधी मोर्चा बनाकर मोदी को डराना चाहते हैं, मोदी को उनकी कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात मोदी ने लोगों को बताई कि पहले गरीबों का पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता था, दलाल खा जाते थे। अब मोदी ने यह सब बंद कर दिया है। मोदी के सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए पैसा सीधा गरीब तक पहुंचता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को बिना भेदभाव के मिलता है। असल में ये बातें लोगों को समझ में भी आती हैं, क्योंकि उनको राशन तो मिलता है, उनके लिए मकान तो बने हैं, सड़कों का जाल तो सबको दिखाई देता है, आयुष्मान की योजना सबको दिखाई देती है, उसका लाभ उनको मिलता है। और आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी इन्हीं योजनाओं को बड़ा इशू बनाएंगे, लाभार्थियों का पूरा लाभ उठाएंगे। कल बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले आज एक बार फिर बंगाल के कई जिलों से हिंसा की बहुत सारी खबरें आई। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। कूच बिहार में फायरिंग हुई, बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। मुर्शिदाबाद के भवानीपुर में बम फटा, 2 लोग घायल हो गए। हर जगह इल्जाम
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। अब चूंकि कल वोटिंग होनी है, इसलिए ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती शुरू कर दी गई है। बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की 300 से ज्यादा कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। बंगाल पुलिस के साथ 19 राज्यों की पुलिस की ड्यूटी भी बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए लगानी पड़ी। सेंट्रल फोर्सेस की सबसे ज्यादा 45 कंपनियां मुर्शिदाबाद में तैनात की गई हैं, क्योंकि यहां हिंसा सबसे ज्यादा हुई है। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया, हिंसा का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की, अफसरों से हालात की जानकारी ली और जो हो रहा है उस पर चिंता जाहिर की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को राज्यपाल की यह सक्रियता बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। टीएमसी के लीडर कुणाल घोष ने कहा, इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है, लेकिन राज्यपाल अभी भी पार्टी काडर की तरह प्रचार में जुटे हुए हैं, जो किसी राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। यह संविधान के मर्यादा का उल्लंघन है। राज्यपाल ने मर्यादा उल्लंघन की है। वो संविधान की मर्यादा और धैर्य की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान खत्म हो चुका है, वहीं राज्यपाल विपक्ष के लिए प्रचार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। राज्यपाल लोगों को भड़का रहे हैं। वो बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ की तरफ से तमाम घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, अगर हिंसा के शिकार लोगों से मिलने को कोई प्रचार समझे तो समझता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। गवर्नर ने कहा कि ये बुलेट और बैलेट की लड़ाई है और लोगों को तय करना है कि जीत बैलेट की ही होनी चाहिए। I agree with them. I am doing it for publicity, publicity, publicity alone. To publicize the right of the common man, to publicize the sanctity of the Constitution, to publicize that human might, which is supported by the common man's will, cannot be suppressed by any political propaganda. I think the permanent solutions to all the problems, whether it is violence, whether it is corruption, all will come tomorrow. Tomorrow is a day when the people can find permanent solutions to the problems which they are facing, including violence. This is a fight between bullet and the ballot. The ballot has to win. पश्चिम बंगाल के गवर्नर को जवाब दिया ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बैनर्जी ने। अभिषेक ने कहा, राज्यपाल इतने एक्टिव हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं, तो इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत मणिपुर में है। केंद्र सरकार को उन्हें बंगाल से हटाकर मणिपुर भेज देना चाहिए। I think governor as a person is extremely competent, wise, intelligent, and I should not be commenting on what he should say and what he should not say, what he should do and what he should not do. I would rather request the central government that it is the need of the hour that we should take cognizance of the intellect that the governor of West Bengal has and immediately send him to Manipur. Immediately send him to states like Madhya Pradesh. A man of such intellect, a man of such wisdom, a man of such sheer understanding of democratic values and constitution is needed more at this time in the double engine government of Manipur, not in Bengal. लेकिन बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में बैलेट की जीत मुश्किल है, क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं कि वोट डालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल पाकिस्तान बन गया हो। हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, जो पूरा देश देखा था, जो संतराश हुआ था, उसका भी रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे। मतलब पंचायत चुनाव मतलब संतराश। अभी बहुत सारा जो यहाँ का जो जनता है, बंगाल का जो जनता है, बहुत डर में है कि कल उन लोगों को वोट भी देने का है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि करप्शन के विरुद्ध में वोट दें। लेकिन कैसे वोट देंगे, सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। पुलिस तो पूरा एकदम तृणमूल के एकदम निर्देश में काम कर रहा है। पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं है, उनका अलग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बैठे हुए हैं, वो तो एकदम
सीएम का करीबी है, उन्होंने सब कुछ जान के देख के उनको बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का नेतृत्व में पूरा बंगाल, पूरा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और ये वाकई में चिंता की बात है। इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि इतनी बड़ी हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी खामखा हाय तौबा मचा रही है। मुझे लगता है कि गवर्नर की बात सही है कि लोकतंत्र में बुलेट की नहीं बैलेट की जीत होनी चाहिए। उम्मीद तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद लोगों का डर थोड़ा बहुत कम तो होगा, हिंसा पर रोक लगेगी और लोग कल बिना खौफ के वोट डालेंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि कल कम से कम बंगाल से हिंसा की कोई खबर ना आए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। काफी दिनों से नाराज चल रही बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे ने आज अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा पार्टी ने उन्हें कई बार एडजस्ट करने का वादा किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब वो 2 महीने के लिए छुट्टी पर जा रही हैं, विचार करेंगी, सोचेंगी उन्हें क्या करना है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में वो मंत्री रह चुकी हैं। इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। लेकिन आज पंकजा मुंडे ने कहा कि राजनीति का स्तर गिर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सुनना पड़े कि दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी भी नहीं रही। हालांकि इसके बाद पंकजा ने भी जोड़ दिया, ऐसा दिन ना आए इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं रोज न्यूज देखती हूँ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, शरद पवार के राष्ट्रवादी नहीं रही। मैं सोचती हूँ कल लोगों को ये कहने पर मजबूर ना करना, ये हमारा काम है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और अटल जी की भाजपा नहीं रही, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस भाजपा की सदस्य थी, उस भाजपा की सदस्य हूँ और उस संस्कारों में पली बड़ी हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही मुझे दुख देता है, वेदना देता है। कभी भी मैंने कोई धार्मिक टेढ़ बढ़ाने वाली टिप्पणी, जातीयवाद की टिप्पणी नहीं की। मैंने अपने जीवन में सिर्फ मुद्दों पर बेस्ड पॉलिटिक्स पे पूरा जोर दिया है। मेरे पिता के संस्कार मुझ में हैं। मैं किसी के पीठ में खंजीर डालने वाले रक्त मेरे खून मेरे रगों में नहीं दौड़ता। खंजीर डालकर भी उसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी आज राजनीति में हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं। असल में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। पंकजा आज इसी बात को क्लियर करने आई थी। उन्होंने कहा इस तरह की खबरें बिल्कुल गलत हैं, इनमें कोई दम नहीं है। वो पीठ पर खंजर भोंकने वालों में नहीं है, जो करना होगा डंके की चोट पर करेंगी। पंकजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, लेकिन उसके बाद उनका दर्द बाहर छलक कर आ गया। पंकजा ने कहा उन्हें विधान परिषद की सदस्यता का वादा किया था, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले पार्टी ने यह ऑफर वापस ले लिया। पंकजा ने कहा वो राजनीति से 2 महीने का ब्रेक ले रही हैं। राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के हैं आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिली हूँ, 2 बार हमारा मिलना हुआ है। एक सांगली के नेता है जो हमारे इस मिलने में मध्यस्थ है और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। ये जो न्यूज़ आई है ये न्यूज़ सरासर झूठ है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मेरा जैसा सूक्ष्म पार्टी का जीव अगर ऐसी कोई मुलाकात करता है या किसी को मिलता है तो क्या उनको पता नहीं होगा? क्या मेरे फोन में मैं किससे बात करती हूँ क्या उनको पता नहीं होगा? बहुत बार ऐसा हुआ मेरा नाम चला पर ना मुझे मिला नहीं। मैंने पार्टी का आदेश उस समय स्वीकार लिया। मैंने तो फॉर्म भी भर के विधान परिषद का मुझे बताया गया कि रखो, और फॉर्म भरने के समय के 10 मिनट पहले मुझे बताया गया कि आप ये फॉर्म नहीं भर सकती है। तो मैंने कहा कि पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोतोपरि है। ये चर्चा पार्टी के जब कोई निर्णय होते हैं तब मेरा नाम चलता है और नहीं मिलता है इसलिए होती है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, इसका जवाब पार्टी दे सकती है। मैं बहुत थक गई हूँ 2019 से लेकर आज तक की चर्चाओं से। मैं आज थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। 1-2 महीने मैं अपने आप में जाकर सोचना चाहती हूँ कि राजनीति कहाँ जा रही है, देश को कहाँ ले जा रही है।
देश के युवाओं को क्या दे रही है। देश में सब लोग जो राजनीति की तरफ आज देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कौन सा पार्टी टूट रहा है, कौन कौन से पद पर विराजमान हो रहा है, कौन मंत्री बन चाहता है, कौन क्या बन रहा है। पर जनता को क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में सोचने की भी जरूरत है। पंकजा मुंडे की नाराजगी पर देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा पंकजा राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, पार्टी हाईकमान उनकी नाराजगी दूर करेगा, लेकिन पंकजा ताई बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगी और पार्टी का काम करती रहेंगी। पंकजा ताई ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी है, वो राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है और उन्होंने उनके कुछ व्यक्तिगत मत भी है। विशेष रूप से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ आने के बाद ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का लगातार संघर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहा है, तो एक दिन में तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे कोई ना कोई चीजें सामने आएगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पंकजा ताई भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो हमेशा पार्टी के साथ रही हुई है, इसलिए हमारे पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा, उनके मन में अगर कोई बात होगी तो हम समझ लेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में लगातार वो काम करती रहेगी और अच्छे तरीके से नेतृत्व भी करती रहेगी। पंकजा मुंडे नाराज तो हैं, आज उन्होंने साफ साफ बता दिया वो नाराज क्यों हैं। असल में पंकजा को लगता है कि चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे एनसीपी में चले गए, धनंजय मुंडे ने उन्हें हराया, उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री बने। अब एनसीपी बीजेपी के साथ आ गई तो बीजेपी की सरकार में भी धनंजय मुंडे मंत्री बन गए, लेकिन पंकजा को तो कुछ नहीं मिला। पंकजा को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मराठवाड़ा के इलाके में उनके पिता ने जो जमीन तैयार की थी उस पर धनंजय मुंडे कब्जा कर ले, इसीलिए वो बीजेपी पर पद देने का दबाव बना रही हैं और जब तक ऐसा नहीं होगा वो कहती रहेंगी कि वो तो पार्टी की हैं लेकिन पार्टी उनकी नहीं है। वैसे चुनाव से पहले जेपी नड्डा जिस तरह से संगठन में बदलाव कर रहे हैं, हो सकता है उसमें पंकजा मुंडे को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। आज भी नड्डा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि गुजरात के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल और हरियाणा के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ में की गई जिम्मेदारी ओम प्रकाश माथुर को दी गई है। ओम माथुर राजस्थान में बीजेपी के चीफ इलेक्शन इंचार्ज थे। अब हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्र सरकार में एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी होंगे। तेलंगाना में भी अगले साल के शुरू में इलेक्शन होने हैं। जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इलेक्शन का इंचार्ज और सुनील बंसल को सह प्रभारी बनाने की जिम्मेदारी दी है। 4 राज्यों में आज प्रभारियों की नियुक्ति हुई है और आज से ही काम भी शुरू हो गया। राजस्थान के सह प्रभारी बनने के बाद नितिन पटेल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। उन्हें लगता है कि सचिन पायलट चुनाव से पहले नई पार्टी बना लेंगे। राजस्थान की गुटबाजी अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की तो पूरा देश लंबे समय से देख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनेक प्रयत्नों के बावजूद वहां समाधान नहीं हो रहा है और सचिन पायलट, मुझे ऐसा लगता है कि हो सके तो इस चुनाव के पहले ही अपनी नई पार्टी बना ले या कोई नया तरीका निकाल के गहलोत सीट से कांग्रेस से अलग हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी में 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं। एक एक राज्य पर सिलसिलेवार एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में इस तरह की नियुक्तियां और होंगी, संगठन में और बदलाव होंगे। चुनाव की तैयारियों में मंत्रियों के साथ साथ सांसदों, विधायकों सबको लगाया जाएगा। इसके लिए जेपी नड्डा लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में जेपी नड्डा ने 19 राज्यों के बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की, सबके सुझाव लिए और सबको कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है,
अब यह संगठन की जिम्मेदारी है कि मोदी सरकार के कामों को घर घर पहुंचाएं। अब मैं आपको आज की 3 बड़ी खबरें संक्षेप में बता देता हूं। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए रेल एक्सीडेंट के केस में सीबीआई ने आज रेलवे के 3 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में आपको याद होगा 293 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पता लगा था कि हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। इसीलिए आज सीबीआई ने बालासोर में सिग्नल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है। इन सब पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने का इल्जाम है। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बृजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपी रेसलिंग फेडरेशन के सस्पेंडेड असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी पेश होने के लिए कहा है। विनोद तोमर भी इस मामले में आरोपी हैं। और तीसरी खबर यह कि शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आज काफी बढ़ गईं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले के मामले में दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। अरोड़ा को आज कोर्ट में पेश किया गया। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अरोड़ा को 4 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। दिनेश अरोड़ा इसी मामले में सीबीआई के केस में सरकारी गवाह हैं। ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, शराब घोटाले के नेक्सस का अहम हिस्सा हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। इसी दौरान ईडी ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की। मनीष सिसोदिया और इस घोटाले से जुड़े दूसरे आरोपियों की 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। इसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 प्रॉपर्टियां भी शामिल हैं। सिसोदिया का 11,49,000 रुपए का कैश भी अटैच कर दिया गया है। चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दूं, देश के सभी राज्यों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का खतरा है। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से लेकर केरल तक सभी राज्यों में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं। अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। आज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई। सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में 3 गाड़ियां आ गई। रात की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सोलन में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे पर तो बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिरे, जिसकी वजह से एक तरफ की सड़क पूरी तरह बंद हो गई। सोलन के वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भी लैंडस्लाइड का असर पड़ा। चट्टान खिसकने की वजह से रेलवे ट्रैक पर मलबा आकर गिर गया। इसकी वजह से ट्रेन बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से हुई दुर्घटनाओं में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी भारी तबाही हुई है। बारिश की वजह से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन में कई इलाके डूब गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने की वजह से एक पुल बह गया और कई गांवों का एक दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ नजर आ रहा है कि लोग बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जो बेहद खतरनाक हालत में है। पहाड़ों में इस वक्त बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक कार बरसाती नाले में फंस गई। पानी इतना ज़्यादा था कि ड्राइवर के लिए किसी भी तरह कार को निकालना मुमकिन नहीं था। लोकल लोगों ने मदद की और कार ड्राइवर को बचा लिया, लेकिन कार बह गई। हल्द्वानी के पास नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बाढ़ जैसी सिचुएशन है। गौला नदी और आसपास के कई बरसाती नालों का वाटर लेवल बढ़ गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नदी के किनारे कोई ना जाए। इसी तरह पिथौरागढ़ के चाल गांव में एक पूरा गांव संपर्क से अलग हो गया है। 100 से ज्यादा लोग फंस गए। पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में
ज्यादा बारिश के बाद जल भराव हुआ तो एक गांव के 35 लोग फंस गए। ये लोग खेत में काम करने गए थे लेकिन लौट नहीं पाए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला। राजस्थान में भी कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक राजस्थान में कई जगह जोरदार बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुई है। दिल्ली में भी अभी बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।